हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम कर रहे हैं चैप्टर 5 का ही थर्ड पार्ट, मिटिगेशन ऑफ डैमेजेस वाला टॉपिक। जिस तरीके से लास्ट सेशन में हमने रिलायंस एफिशिएंट रिलायंस देखा था और उसका कॉन्सेप्ट देखकर हमने लास्ट में कंक्लूड करा था विथ हार्डली वर्सेस बैक्सेंडल रूल। अब हम कर रहे हैं मिटिगेशन ऑफ डैमेजेस। ठीक है, तो देखो इसका पर्पस क्या है। हम लोग डैमेज उतना लिमिट करना चाहते हैं to the losses that mitigable could have avoided by reasonable efforts। ओके, अब हम इसको आगे समझेंगे कि क्या इसका मतलब क्या, अभी आपको समझ में आने लगेगा। एंड यहाँ से हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये इम्प्रैक्टिकेबिलिटी रूल पढ़ेंगे, जिसको हम हमारा लास्ट जो हमने पढ़ा था बैक्सेंडेल रूल, हार्डले वर्सेस बैक्सेंडेल रूल, उससे हम कंपेयर करके देखेंगे। तो देखो, परफॉर्मेंस एक्सक्यूजेस क्या क्या हो सकते हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं परस्यू कर पा रहा हूँ कि विदाउट डैमेज, और फिर मुझे मैं एक तो कॉन्ट्रैक्ट भी परस्यू नहीं कर रहा हूँ, मतलब ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट में, और मुझे ब्रीच कर दिया, या रादर आई कैन से नो परफॉर्मेंस करी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में नो परफॉर्मेंस करी, और मुझे इस नो परफॉर्मेंस, इस ब्रीच के बावजूद भी डैमेज पे नहीं करना है। तो ये तो भाई यही हुआ ना, बहाना मार दिया और सज़ा भी नहीं मिली। तो इस केस में इसको मैं बोलूँगी कि ये मेरा एक तरीके का परफॉर्मेंस एक्सक्यूज़ है। इस परफॉर्मेंस एक्सक्यूज़ के अंदर में क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, चलो हम देखते हैं। तो रीज़न में एक तो हो गया इम्पॉसिबिलिटी। हम तीन तराजुओं पर इन चीज़ों को देखेंगे। एक तो परफॉर्मेंस, पर्पस इज़ अटेनेबल, कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस इज़ हाई। अभी आपको समझ में आ जाएगा। इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि परफॉर्मेंस ही नहीं हो सकती भैया। पर्पस तो तुम बाद में पूछना, कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस तो तुम बाद में पूछना। जब परफॉर्मेंस ही नहीं होगी तो कॉस्ट क्या बताऊँ, परफॉर्मेंस ही पॉसिबल नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक परफॉर्मेंस एक्सक्यूज़ होता है। दूसरा टाइप ऑफ परफॉर्मेंस एक्सक्यूज़ होता है फ्रस्ट्रेशन ऑफ पर्पस। मतलब कि इन केसेस में परफॉर्मेंस आप कर सकते हो पर इसका कुछ पर्पस नहीं बचा। अब फ्रस्ट्रेशन ऑफ पर्पस हो गया, पर्पस अब आपका ख़त्म हो चुका है। मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर दिया, पूरा करके जो एक पर्पस ख़त्म होता है वो वाली पर्पस की बात नहीं हो रही है। अब ये जो पर्पस है ये अटेनेबल नहीं है। तो ये यहाँ पे जो आपका फ्रस्ट्रेशन ऑफ पर्पस हो गया। कॉस्ट तो हमको इसके अंदर देखनी नहीं है जब पर्पस ही नहीं अटेनेबल है। एक तीसरी कंडीशन होती है कमर्शियल इम्प्रैक्टिकेबिलिटी। इसमें क्या होता है, देखो परफॉर्मेंस हो सकती है, पर्पस भी अटेनेबल है, पर कॉस्ट इतनी हाई हो जाती है, कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस इतनी हाई हो जाती है कि इकोनॉमिकली बर्डनसम हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में भी हम बोलेंगे कि ये परफॉर्मेंस एक्सक्यूज़ है कि विदाउट डैमेज आप जा सकते हो। ऐसा होता है कि समटाइम्स अलाउ ब्रीच इन केस 1 and 2, वाई समटाइम्स कोर्ट। अभी हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है कि देखो यार, इस केस में मुझे समझ में आ रहा है कमर्शियल इम्प्रैक्टिकेबल में यार कॉस्ट इतनी ज़्यादा हाई है। तो जब हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि उसने फैक्टर इन करा होगा डैमेज के पार्ट को भी, उसने इसको भी कॉस्ट में इंक्लूड करा होगा कि अगर मैं परफॉर्म नहीं करता मुझे डैमेज पे करना पड़ेगा। तो वो भी मिलाकर बहुत हाई हो रहा है, राइट। इसको फैक्टर इन करने के बावजूद भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो रही है मेरी, तो मैं नहीं परफॉर्म करूँगा। तो पर इन दोनों पर्पसेस के लिए हम क्यों देखते हैं कि वाई समटाइम्स ब्रीच विदाउट पेनल्टी क्यों अलाउ करता है इन केसेस 1 and 2, हम देखते हैं। तो देखो, पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने अभी एफिशिएंट ब्रीच देखा, एफिशिएंट रिलायंस देखा, एफिशिएंट ब्रीच अभी आप टॉपिक 1 लेक्चर 1 में पढ़कर आए हो, चैप्टर 5 की एफिशिएंट रिलायंस इससे पहले वाली वीडियो 2 में आप देख कर आए हो। अब हम ऑप्टिमल रिस्क शेयरिंग देखेंगे। ऑप्टिमल रिस्क शेयरिंग किस तरीके से हो सकती है। देखो, रिस्क शेयरिंग और इसके ही 2 मॉडल पढ़ेंगे जो पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप देखो, इसके अंदर बहुत सारे मॉडल्स है, आपको मॉडल्स लर्न करने पड़ेंगे अच्छे से। लर्न इन अ सेंस समझना पड़ेगा ताकि आप उसको प्रैक्टिकली लिख पाओ एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर है हमारा ऑप्टिमल रिस्क शेयरिंग। तो इसका 2 मेथड है रिस्क शेयर। एक तो आप प्राइवेट अग्रीमेंट में आपस में बातचीत अग्रीमेंट बनाओ और रिस्क शेयर कर लो, और एक होता है कि रिस्क शेयरिंग कोर्ट असाइन कर सकता है कि कैसे होगा। तो अब हम देखते हैं कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ योर ऑप्टिमल रिस्क शेयरिंग क्या होता है। तो हाँ, जनरल रूल पता है क्या होता है। जनरल रूल वो होता है कि आप रिस्क उसको असाइन करो जो सुपीरियर रिस्क बियरर है। ठीक है,
and assign risk to the party that can insure against it at the lowest cost। यहाँ पे हम दो बातें कर रहे हैं, ये अभी थोड़ी अटपटी लगेगी पर हम समझेंगे तो ये समझ में आने लगेगी। तो वो क्या बोल रहा है कि देखो हम रिस्क शेयरिंग करना चाहते हैं, तो ये रूल क्या बोलता है, देखो रिस्क आप इसको असाइन करो जो सुपीरियर रिस्क बियरर है, मतलब कि जो प्रिवेंशन अच्छे से ले सकता है, जिसका जिगरा है रिस्क लेने का, उसको दो ना। एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर एक स्मॉल फार्मर हो गया और एक कॉरपोरेट है, एक फार्मर है, कॉरपोरेट है। अब इसमें प्राइस फ्लक्चुएशन से अपने आप को बचाने के लिए किसको बोलोगे, आप कॉरपोरेट को बोलोगे ना। उसके पास ज़्यादा फाइनेंशियल नेट है अपने आप को कवर करने के लिए, उसके पास ज़्यादा रिस्क बियरेंस है, फार्मर के पास नहीं होता है। और वैसे ही हम बोलते हैं कि आप इंश्योरेंस भी, क्योंकि इंश्योरेंस लेगा तो कॉस्ट भी पड़ती है, इंश्योरेंस भी उस पार्टी को बोलो जो लोएस्ट कॉस्ट पे अपने आप को इंश्योर कर सकता है। तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट, हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों में बायर और सेलर है। अगर सेलर अपने आप को सबसे लोएस्ट कॉस्ट में इंश्योर कर सकता है तो सेलर करे, बायर कर सकता है तो बायर करेगा। ये हमारा एक जनरल रूल है। अब इसके बेसिस पे अपन क्या करते हैं, एक मॉडल देखते हैं। अब देखो, तो अब पहले प्रिवेंशन मॉडल ऑफ ब्रीच में ये ना हम इसकी रूपरेखा बनाते हैं कि ये मॉडल है क्या। ये एक स्टोरी है, आप बुक से भी पढ़ सकते हो तो और क्लियर हो जाएगी। तो एक मशीन शॉप है, उसने ना कस्टम ऑर्डर दिया है मैन्युफैक्चरर को, और क्या होता है मशीन शॉप में ना आग लग जाती है, और जो मैन्युफैक्चरर है ना, मशीन शॉप में आग लग गई, ठीक है, और मैन्युफैक्चरर क्या करता है, स्यू कर देता है फॉर फुल प्राइस। उसने बोला मैन्युफैक्चरर ने, भाई मैंने कस्टम ऑर्डर बना दिया है, तुम्हारी दुकान जली है, मैं क्या करूँ, मैं नुकसान थोड़ी बियर करूँगा। उसने कोर्ट में केस डाल दिया कि मुझे फुल प्राइस चाहिए, और मशीन शॉप बोलता है नहीं, ये तो देखो इम्प्रैक्टिकेबिलिटी हो गई, कुछ भी इसने परफॉर्मेंस एक्सक्यूज़ बना दिया कि मेरे साथ ये घटना हो गई, कोई भी परफॉर्मेंस एक्सक्यूज़ बना दिया कि ये इम्पॉसिबिलिटी था। यहाँ पे वो बोलता है कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, देखो ये इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस एक्सक्यूज़ है। तो वो बोलता है कि ये तो आप मुझे डिस्चार्ज करो, मैं पेनल्टी नहीं दे सकता हूँ, ये क्योंकि इम्पॉसिबिलिटी के कारण से हुआ था। तो अब इस केस में अब देखो क्या होता है, तो इस केस में क्या कोर्ट बोलेगा कि ठीक है विदाउट, क्योंकि तुम्हारे शॉप में आग लग गई है, ठीक है, तो तुम चले जाओ विदाउट पेइंग द डैमेज। ऐसा नहीं होता, कोर्ट जनरली देखेगा कि क्या तुमने प्रिवेंशन लिया कि नहीं, क्या वो फायर के लिए तुमने एडिक्वेट प्रिवेंशन लिया कि नहीं, या तुम नेग्लिजेंट थे। ये थोड़ा नेग्लिजेंट रूल सा भी आ जाता है, पर कॉन्ट्रैक्ट की ही हम अभी बात करेंगे, परफॉर्मेंस एक्सक्यूज़ की। तो देखो जो मशीन शॉप थी वो एक प्रिकॉशन ले सकती थी ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी फायर का हम बोलते हैं कि क्यू एक्स है, कि मतलब कि कोई अनसर्टेन इवेंट होगा, क्यू एक्स है। वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस टू मशीन शॉप, अगर वो हो जाता क्योंकि ये बायर है तो इसको वी होती, प्राइस पी है एंड कॉस्ट सी है मेरी। ओके, अब हम वही सोशल एंड एक्चुअल देखते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस कब होती, ये कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म होता, सिंपल सा दिमाग लगाएंगे हम, जब 1 माइनस क्यू की कंडीशन होती, क्यू एक्स की कंडीशन होती, क्योंकि क्यू एक्स की कंडीशन क्या है, फायर लगने की प्रोबेबिलिटी, मतलब इस केस में तो इम्पॉसिबिलिटी आ गई, ब्रीच ही हो रहा है। एंड जब नो फायर है कि 1 माइनस क्यू एक्स में, मतलब कि नो फायर मतलब मैं परफॉर्म कर सकती हूँ अपना कॉन्ट्रैक्ट, तो ये परफॉर्मेंस की कंडीशन रहती है। तो अभी हम सोशल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस देखते हैं, एंड वो भी सोशल एक्सपेक्टेड। तो मतलब कि परफॉर्मेंस 1 माइनस क्यू एक्स टाइम्स परफॉर्मेंस माइनस वी, जब मैंने परफॉर्म करूँगी मेरी सी कॉस्ट जाएगी, माइनस एक्स जो मैंने प्रिवेंशन कॉस्ट ली है, मैंने फायर प्रिवेंट करने के लिए जो कॉस्ट इनकर करी है वो एक्स लिए, एंड लेट से ये मैक्सिमाइज हो रहा है एट एक्स स्टार। नाउ अब हम देखते हैं कि जो एक्चुअल इंसेंटिव ऑफ मशीन ओनर क्या है। परफॉर्मेंस
प्लस ब्रीच, ये दोनों हम एक्सपेक्टेड में क्योंकि हम देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमेशा परफॉर्मेंस एंड ब्रीच दोनों की निकलेगी। परफॉर्मेंस की कंडीशन की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस क्यू एक्स। अगर परफॉर्मेंस हो गया तो इसको वैल्यू मिलेगी वी, और इसको प्राइस कितना पे करना पड़ेगा, माइनस पी। गुड। देखो कभी कभी आपको लगेगा यार यहाँ पे सी क्यों ले लिया, पी क्यों नहीं दिया, परफॉर्मेंस हो रहा है, ऐसा सी इसलिए लेते हैं क्योंकि हम सोशली देख रहे हैं, तो हम टोटल फैक्टर इन कॉस्ट की करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे हम सोशल की बात करते हैं और यहाँ पे हम इंडिविजुअल इंसान की बात करने लग जाते हैं, तो हम सी उसका थोड़ी कॉस्ट पड़ रहा है, सी मशीन शॉप का थोड़ी कॉस्ट है, इंडिविजुअली तो वी माइनस पी उसका जा रहा है ना। प्लस क्यू एक्स, ब्रीच के केस में उसको देखो, एक तो ब्रीच क्यू एक्स वाले प्रोबेबिलिटी से होगी एंड डी उसको डैमेज पे करना पड़ेगा। प्लस नहीं करना, यहाँ पे मेरे को माइनस का साइन आएगा क्योंकि मेरे से जा रहा है, एंड माइनस एक्स तो होगा ही होगा जो मैंने प्रिकॉशन की कॉस्ट ली थी। समझ में आया? ये मेरा परफॉर्मेंस के टाइम, ये मेरा ब्रीच के टाइम, एंड माइनस सी तो देखो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट जा ही रही थी, तो ये मैक्सिमाइज़ करना चाहेंगे। अब हम इनको देखते हैं, देखो ज़ीरो डैमेज एंड फुल प्राइस के केसेस में, कि जब डैमेज कोर्ट अवॉर्ड करता है कि तुमको डैमेज, तुमको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, तुमको डैमेज नहीं देना है, तो वो डी को ज़ीरो रखेगा डैमेज को। जब डी को ज़ीरो रखेगा तो ये वैल्यू इस तरीके से आएगी, तो ये अंडर एस्टिमेट करेगा वी को एंड टू लिटिल एफर्ट टू प्रिवेंट ब्रीच करेगा, तो ये अंडर एस्टिमेट करेगा। अब आप इसको ना कंपेयर करके बिल्कुल देख सकते हो, एक सेकंड आप वीडियो पॉज करके, और आपको समझ में आ जाएगा। वही इस तरीके से हम खोलेंगे, 1 माइनस क्यू एक्स वी माइनस पी प्लस क्यू एक्स पी माइनस एक्स। तो जब डैमेज कुछ भी नहीं दोगे तो वो अंडर एस्टिमेट करने लग जाएगा वी को, एंड वो टू लिटिल एफर्ट डालेगा टू प्रिवेंट ब्रीच, मतलब कि जो एक्स की वैल्यू होगी ना उसकी बहुत स्मॉल हो जाएगी। पर अगर आप उसको फुल प्राइस पे करने को कहते हो तो इस केस में मेरा जो डी है, ये वाले केस में आप इसमें डालना, इसमें डालेंगे हम जिस तरीके से, इसमें डी को आपने ज़ीरो रखा, इसमें आप डाल के देखेंगे। अब इसी के अंदर में हम डालेंगे डी को एस पी, तो 1 माइनस क्यू एक्स वी माइनस पी फुल ब्रैकेट में माइनस क्यू एक्स पी माइनस एक्स। और आप जब इसको खोलोगे तो ये आपको सिमिलर टू एफिशिएंसी की कंडीशन मिलेगी। हम खोल के देख लेते हैं। चलो इधर से हम रिवाइज करा देते हैं। हमने सोशल एफिशिएंसी की कंडीशन क्या देखी थी कि परफॉर्मेंस होगा तो 1 माइनस क्यू एक्स वी माइनस सी माइनस एक्स। प्राइवेट के अंदर में वो क्या कर रहा था, अपना क्यू एक्स वी माइनस पी परफॉर्मेंस माइनस क्यू एक्स डी ब्रीच माइनस एक्स, ऐसे कर रहा था। अब इसके अंदर में ये जो हमारा डी है, डी दो वैल्यूज़ ले सकता है, या तो उसको कोई भी डिफ़ॉल्ट पेमेंट नहीं करनी या डी पी के बराबर है। जब डी इक्वल टू ज़ीरो है तो वो टू लिटिल एक्स अंडरटेक करता है, मतलब प्रिवेंशन कॉज करता है क्योंकि वो वैल्यू कम करता है। एंड जब डी इक्वल टू पी है, मतलब कि 1 माइनस क्यू एक्स वी माइनस पी माइनस क्यू एक्स पी माइनस एक्स, इसको खोलते हैं 1 माइनस क्यू एक्स, ये पूरा मेरा वी आया, माइनस पी प्लस क्यू एक्स पी माइनस क्यू एक्स पी माइनस एक्स, ये कटा। और आप इसको देख सकते हो कि ये इस तरीके से सेम ही है। मैंने आपको अभी पिछली क्लास में बताया था, देखो सी और पी में कोई इतना अंतर नहीं है, ये दोनों के दोनों बस एडिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं। यहाँ पर ये दोनों के दोनों एडिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ये ज़ीरो ही हो जाएंगे। जब आप इसको मैक्सिमाइज़ करने पे जाओगे ना तो ये ज़ीरो ही हो जाएगा। हमको एक्स का फंक्शन देखना है कि कौन सा एक्स के फंक्शन से रिलेटेड है, हमको वो वैल्यूज़ देखनी होती हैं कि हम इनको मैक्सिमाइज़ करते हैं। तो ये दोनों में आप ये से मत देखना कि ये, क्योंकि ये मैक्सिमाइज़ एट एक्स स्टार हो रहा है तो ये भी मैक्सिमाइज़ एट एक्स स्टार हो रहा है।
पर जब आप इसमें ये डी को डालोगे ना तो ये मैक्सिमाइज नहीं होगा। अभी आप देखना क्यू एक्स वी, फिर ये माइनस पी प्लस पी क्यू एक्स माइनस एक्स। अब आप देख लो इसके अंदर ये एक एक्स्ट्रा आ गई एफिशिएंट। जब मैं इसको मैक्सिमाइज़ करने लगूंगी ना, मुझे इसको भी फैक्टर इन करना पड़ेगा, इस वैल्यू को भी बिकॉज आप देख लो कि ये भी एक्स है, एक्स है, एक्स है। ये तो देखो ज़ीरो हो जाएगा जब मैक्सिमाइज़ करूँगी इसको, राइट। तो ये एट एक्स स्टार नहीं होगा, ये एक्स स्टार पे मैक्सिमाइज़ हो जाएगा, ये एक्स स्टार पे सोशल हो रहा था, ये नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अंडर वैल्यू कर रहा है वी को, अंडर एस्टिमेट कर रहा है वी को, एंड टू लिटिल एफर्ट लगा रहा है। एंड यहाँ पे आइडेंटिकल टू एफिशिएंट एंड ऑप्टिमल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है। अनअवॉइडेबल ब्रीच। अब इंश्योरेंस मॉडल ये पूरा का पूरा थ्योरी है। आप 1 से 2 बार इसको अपने बुक से रीड कर लें, बहुत छोटा सा पैराग्राफ है बुक में, तो ये आपका वहाँ पे क्लियर हो जाएगा और आपको समझ भी आएगा। अब हम थर्ड पे आते हैं, जो हमारा अभी मैं आपको बता रही थी, अभी हम एक देखेंगे इम्प्रैक्टिकेबिलिटी रूल, और बैक्सेंडेल हार्डले वर्सेस बैक्सेंडेल रूल से भी कंपेयर करेंगे, राइट। तो अब कमर्शियल प्रैक्टिकेबिलिटी क्या होता है, हमने अभी इसकी डेफिनेशन क्या बोली, परफॉर्मेंस पॉसिबल है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ पर्पस नहीं हुआ है, मतलब कि पर्पस इज अटेनेबल बट कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस इज हाई, इकोनॉमिकली इट इज बर्डनसम। अब देखो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हम बिल्डर के पास 3 कॉस्ट है, हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट एंड लो कॉस्ट। क्या कॉस्ट है बिल्डर के पास? 3 कॉस्ट है, हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट एंड लो कॉस्ट। और हम ना एफिशिएंसी ब्रीच की कंडीशन क्या बोलते हैं, देखो हमने यहाँ पे डेफिनेशन में बोला कि जब परफॉर्मेंस कॉस्ट हाई होगी तब इकोनॉमिकली बर्डनसम है और तब ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तब ये परफॉर्मेंस एक्सक्यूज़ बना ना, तो मतलब कि कॉस्ट जो है वैल्यू से भी हाई हो गई एंड ग्रेटर देन ये, तो ये एफिशिएंसी ब्रीच है। प्रॉफिट पर जब जो बिल्डर है ना वो प्रॉफिट यहाँ पे अर्न करता है जब उसकी कॉस्ट लो होती है, कॉस्ट लो होती है ना तभी वो प्रॉफिट अर्न करता है, मतलब कि हाई कॉस्ट ग्रेटर देन मीडियम कॉस्ट ग्रेटर देन प्राइस एंड ग्रेटर देन CL। तो यहाँ पे प्राइस जब ग्रेटर देन कॉस्ट होगा तभी तो भैया प्रॉफिट आएगा, कॉस्ट ग्रेटर देन प्राइस से कभी देखा है प्रॉफिट? तो ये वाले पार्ट में तो मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिलेगा। ब्रीच की कंडीशन मेरी ये है। तो अब अगेन आ जाते हैं हम अपने दोनों डैमेजेस पे। तो देखो जब ना कॉस्ट बहुत हाई होगी ना तो इस इंसान पर डैमेज 0 लगेगा। क्यों? क्योंकि हम एफिशिएंसी की कंडीशन पे आ गए C ग्रेटर देन V, और ये हम कर चुके हैं कि जब C ग्रेटर देन V होता है, आप लेक्चर 1 देखना, हमने बोला था कि यहाँ पर ये एफिशिएंट ब्रीच की कंडीशन है, एफिशिएंट ब्रीच की कंडीशन है, ठीक है। और जब V माइनस P होगा, मतलब इसको हम एक्सपेक्टेशन डैमेज अवॉइड करेंगे जब वो कॉस्ट उसकी मीडियम है या लो है और फिर भी ब्रीच करता है, तो हम एक्सपेक्टेशन डैमेज उसको अवॉइड लगा देते हैं ताकि एफिशिएंट आउटकम निकल जाए। तो बिल्डर विल परफॉर्म जब C लो होगा या मीडियम होगा और ब्रीच करेगा सिर्फ और सिर्फ हाई कॉस्ट में। ये हम देख चुके हैं कि एफिशिएंट ब्रीच कब है, कि तब ब्रीच करना ही एफिशिएंट कंडीशन होती है, हाई कॉस्ट के अंदर ही होता है। अब इस केस में हम बायर का रिलायंस भी देख लेते हैं। तो वही प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉस्ट लो Q है, हाई है 1 माइनस Q, तो हम 1 माइनस Q होगा, तो हमको पता है यहाँ पे ब्रीच होगा एंड यहाँ हमको पता है यहाँ पे परफॉर्मेंस होगा। तो हमको क्या करना है, मैक्सिमाइज Q VR माइनस P माइनस R, मतलब कि परफॉर्मेंस के टाइम माइनस R, इसको मैक्सिमाइज करा और यहाँ पर जब आप इसको देखोगे तो एफिशिएंट लेवल ऑफ R हैट आएगा। ये आप खुद ही बोल रहे हो, इस वाले केस में ब्रीच है, 1 माइनस Q में ब्रीच है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफिशिएंट परफॉर्मेंस Q हो गई, तो हम इसको मैक्सिमाइज करके देखते हैं एंड यहाँ से आपका सोल्यूशन निकलता है एफिशिएंट लेवल ऑफ रिलायंसेस R हैट। तो अब इम्प्रैक्टिकेबिलिटी रूल क्या है? यही रूल है कि अगर लो कॉस्ट और मीडियम कॉस्ट है तो आपका डैमेज V माइनस P अवॉर्ड होगा, पर अगर कॉस्ट हाई हो जाती है
तो सी ग्रेटर देन बी हम ऊपर भी स्पेसिफाई कर चुके हैं, ग्रेटर देन सी एम ग्रेटर देन सी एट, ये वाली कंडीशन। तो यहाँ पे डैमेजेस 0 होंगे और यहाँ से हमको बाईलैटरल एफिशिएंसी मिल जाती है। बाईलैटरल एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, मतलब रिलायंस भी एफिशिएंट हुआ एंड हमारा जो ब्रीच भी है वो भी एफिशिएंट हुआ। यहाँ पे साइमल्टेनियसली ये थोड़ा सा यहाँ से कट हो चुका है। यहाँ पे वो कहना चल रहा है कि साइमल्टेनियसली induces efficient breach and simultaneously induces efficient reliance। तो अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें तो जिस तरीके से हार्डले एंड बैक्सेंडेल में हमने क्या देखा था, एक तो कम्युनिकेशन वाली बात देखी थी कि 2 फ़ायदे क्या थे कि दोनों कम्युनिकेट कर पा रहे थे एंड लिमिट कर दिया था रिलायंस को, डैमेजेस को लिमिट कर दिया था कि बायर का रिलायंस पता करो ताकि एक्सपेक्टेशन डैमेज पता लगे, यही था ना। और यहाँ पे हमको थ्रेशोल्ड कॉस्ट सेट करनी होगी एट बिल्डर लेवल, इम्प्रैक्टिकेबिलिटी